हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। तो आप सभी अभी तक उस फेज़ में आ चुके हैं कि अब आपको अपने फाइनल एग्ज़ाम्स की थोड़ी थोड़ी टेंशन होने लगी होगी। आई एम श्योर दैट। मैं बात कर रही हूँ क्लास 9 की, और क्लास 10th की अगर हम बात करेंगे तो उनको तो बहुत पहले से टेंशन हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं, आज हम चूँकि क्लास 9th के लिए आए हैं तो हम क्लास 9th की बात करेंगे। क्लास 9th, तो अब आप जो है एक तरीके से बोर्ड के फॉर्मेट में आप एग्ज़ाम देंगे। एक तरीके से ध्यान रखिए, ये आपका कहते हैं ना प्रिपरेशन है बोर्ड के लिए। तो आपके चाहे मिड टर्म रहे होंगे, उनमें जो पैटर्न आया पेपर का वो वही पैटर्न है जो आपका सीबीएसई के द्वारा इशू होता है। तो बेसिकली क्लास 10th का और 9th का सिलेबस अलग है, लेकिन जो मेथड है पेपर का वो सेम होता है। उसी तरीके से अब आपका फाइनल पेपर होगा। अभी तो भाई UT2 होंगे, फिर फाइनल पेपर होगा। तो अब आपको जो है बहुत हद तक प्रिपेयर रहना है, ठीक है। चैप्टर्स बहुत हैं हिंदी में, और बात करें तो 2 बुक्स हैं, व्याकरण है, लेखन है, बहुत कुछ है पढ़ने वाला। और मैंने आपको लगभग सब कुछ पढ़ा भी दिया, ठीक है, सब कुछ पढ़ा दिया। अब मैं लगभग क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अगर हम सिलेबस के एक्सप्लेनेशन की बात करें तो वो तो हमारा कंप्लीट हो गया, लेकिन बात चलती है अगर फाइनल प्रिपरेशन की, तो वो प्रिपरेशन ऑनगोइंग है हमारा। मतलब कैसे, जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को कि आपका जो पेपर आएगा वो 2 तरीके से आने वाला है। मतलब वो 2 पार्ट में, 2 चीज़ों में डिवाइड, वैसे तो उसके आपके 4 खंड रहेंगे, लेकिन मैं उसको 2 पार्ट में डिवाइड क्यों बोल रही हूँ, रीज़न समझिए। क्योंकि वहाँ पर 2 तरह के प्रश्न आ रहे हैं आपसे। पहला ऑब्जेक्टिव, दूसरा सब्जेक्टिव। ये चीज़ें जब अभी मैं क्वेश्चंस MCQs करा रही थी तब भी मैंने आपको समझाया था, मैं फिर से बता रही हूँ। अब ऑब्जेक्टिव में हमारे पास क्या रहता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है सब्जेक्टिव, यानी कि वर्णनात्मक प्रश्न। अब चूँकि आपका ऑब्जेक्टिव जितना सेक्शन था वो तो मैंने आपको जहाँ जहाँ से आना था, आपकी सिर्फ क्षितिज बुक से आना था, मैंने पूरे सारे चैप्टर के आपके बहुविकल्पीय प्रश्न करा दिए, प्रिपरेशन करा दी आपकी ऑब्जेक्टिव की। अब हम चलते हैं सब्जेक्टिव की तरफ, और आज हम वही सब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। किस वे में शुरू करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये आपके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस रहेंगे। अब आपको मैं समझाती हूँ कि आपके ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि वर्णनात्मक प्रश्न जो रहेंगे, ये आपकी दोनों बुक से आएंगे। मीन्स आपकी बुक क्षितिज भी और कृतिका भी, लेकिन हाँ, क्वेश्चंस में थोड़ा सा चेंजेस रहेगा। पहली चीज़ ये है कि क्षितिज बुक से आने वाले सारे ही प्रश्न आपके लघु उत्तरीय रहेंगे, जहाँ पर आपसे ये प्रश्न पूछे जाएंगे जो उनका आंसर आपको लिखना होगा 25 to 30 वर्ड्स। अब कुछ चीज़ें हैं, ज़रा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं ख़ास तौर से इस वीडियो में आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको पता होना चाहिए कि चीज़ें कहाँ पर और किस तरीके से पूछी जाएंगी, ठीक है। अगर हम बात करें आपकी क्षितिज बुक की, ठीक है, आपकी 2 बुक है ना, एक है आपकी क्षितिज भाग 2 और एक है आपकी कृतिका भाग 2, ठीक है। अब इन दोनों से आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। कौन से आएंगे, आपके आएंगे, ठीक है, वर्णनात्मक प्रश्न, ठीक है। अब वर्णनात्मक प्रश्न में जो क्षितिज से हमारी जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनके आंसर्स क्या होएगा, आपको उनके आंसर्स लिखने हैं 25 to 30 वर्ड्स, जो आपका कहलाते हैं लघु उत्तरीय, ठीक है। याद रखिए, क्षितिज बुक से बस इतना ही आपको आना है, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो आपके 25 to 30 वर्ड्स के अंदर ही लिखने के लिए आएंगे, ठीक है। अगर हम बात करें कृतिका की, तो कृतिका के आंसर्स आपको लिखने होंगे 50 to 60 वर्ड्स के, ठीक है। कितने लिखने होंगे, 50 to 60 वर्ड्स के, क्लियर। अब ये आपके प्रश्न कहलाते हैं दीर्घ उत्तरीय, ओके, क्या कहलाएंगे, दीर्घ उत्तरीय। अब इसमें आपको जो मेन ध्यान रखना, जैसे आपने देखा कि सबसे पहले जो हम बुक शुरू करा रहे हैं वो अपनी कौन सी बुक करा रहे हैं, वो हम करा रहे हैं क्षितिज बुक। ये बुक हम पहले आपकी स्टार्ट करा रहे हैं, फिर उसके बाद हम कृतिका कराएंगे। क्षितिज बुक से जब हम जितने भी क्वेश्चंस कराएंगे ये हम बियॉन्ड द वर्ड लिमिट प्रिपेयर करेंगे।
अब आप ये क्यों कह रहे हो, जैसे यहाँ पर 25 to 30 वर्ड्स दिया गया है, अब हमारे प्रिपरेशन जो रहेगा, यानी कि आंसर जो हम प्रिपेयर करेंगे वो कितने में हम करेंगे, 30 to 40 या आपका 50 वर्ड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे कि जब मैम आना ही 25 to 30 वर्ड्स है तो हम इतना ज़्यादा प्रिपेयर क्यों करें। रीज़न ये होता है कि हम याद तो करते हैं, हम समझ भी लेते हैं, लर्न भी कर लेते हैं। आप में से बहुत सारे होंगे जो रट्टू तोता होंगे, रट लो और जाके लिख दो, और कुछ ऐसे होंगे जो समझ के लिख रहे होंगे। सिंपल सी एक चीज़, दोनों ही कंडीशन में वर्ड लिमिट्स हमें ज़्यादा रखनी है। जब हम समझते हैं चीज़ों को तो जाहिर सी बात है कि उसको हम कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन कर देते हैं, लेकिन अब चूंकि आप समझ रहे हो तो हम ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे, लिखते समय आप उसे जो है थोड़ा कंप्रेस करेंगे, यानी कि उसको आप इस लिमिट के अंदर लेकर आएंगे। ठीक है, ओके। अब जो लोग रटते हैं उनके साथ में प्रॉब्लम बता देती हूँ। जिनको रटने की आदत है वो रटेंगे, अगर मान लो 50 वर्ड्स तो उन्हें याद कम से कम 30 ही वर्ड रह जाएगा। तो अब इन दोनों ही कंडीशन में हम सबमिट कर तो आ जाएंगे ना, इस वाली कंडीशन में, है ना। तो जब भी आप आंसर रेडी करोगे वो हमेशा इतनी ही लिमिट में रहेगा। रही बात अब कृतिका की, तो कृतिका की आपको 50 से 60 वर्ड की लिमिट आएगी। अब 50 से 60 वर्ड की लिमिट में अगर आपको प्रिपेयर करना है तो आप 60 to 80 वर्ड्स में प्रिपेयर करोगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि अगर हम मान लो लर्न करते हैं 80 वर्ड्स तो 20 वर्ड्स तो हो सकता है अपने आप में भूल जाएं, या उसको हमें छोटा करना हो तो भी हम कर सकते हैं। दोनों ही कंडीशन में हम ये चीज़ लेकर आएंगे। ठीक है, तो समझ गए ना कि अब वर्णनात्मक प्रश्न की प्रिपरेशन आपको करनी कैसे है। क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है, अब आप ये बोलोगे मैम इंटरनल एग्जाम तो हैं, वर्ड लिमिट अगर बियॉन्ड भी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा। देखिए बात ये होती है कि आपको जो है थाली दी जा रही है, छोटा बच्चा होता है ना, जैसे मान लीजिए 2 साल का बच्चा है, तो 2 साल के बच्चे की डाइट और 18 साल के बच्चे की डाइट में फ़र्क होता है कि नहीं होता है। वही चीज़ है, बच्चा धीरे धीरे उसकी अपनी डाइट बढ़ती है। 2 साल का बच्चा जब 18 साल तक आता है तो उसकी जो डाइट होती है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है ना। तो ये प्रोसीजर क्या है, स्लो प्रोसीजर होता है, उम्र के साथ बढ़ता है। अब यही चीज़ है, जब आप क्लास 10th में आओगे उसकी प्रिपरेशन आपको क्लास 9th में काफ़ी हद तक चीज़ों की करा दी जाएगी। जैसे कि आपको एग्ज़ाम पैटर्न की हो गई कि किस तरीके से आपका पेपर का पैटर्न आएगा, आपको आंसर्स किस तरीके से लिखने हैं। फिर उसके बाद ये रहता है कि सबसे बड़ी चीज़ होती है अपने आप को वर्ड्स के अंदर बांधना। तो ये काम आपको 9th में ही कर लेना है, क्योंकि 10th में जब भी आपके मिड टर्म UT1 होगा, मिड टर्म होगा, UT2 होगा, प्री बोर्ड्स होंगे, बोर्ड तक आपको ये सारी चीज़ों की आदत प्रैक्टिस, मतलब एक होती है आदत डालना और आदत पड़ जाने के बाद उसका बार बार प्रैक्टिस करना। तो वो आदत डाल लेने का काम आपको क्लास 9th में कर लेना है। जो चीज़ें तो वर्ड लिमिट्स में बंधना आपको क्लास 9th के अंदर कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो ये आपका कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरीके से वर्णनात्मक प्रश्नों का प्रिपरेशन करना है। ठीक है, अब चूंकि आज हम वर्णनात्मक, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा हो तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कि आपके वर्णनात्मक प्रश्न कितने कितने लिमिट्स के आएंगे और आपको प्रिपरेशन कितने कितने लिमिट्स की करनी है। ठीक है, तो अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ईजिली ले सकता है। चलिए आगे बढ़ें। जैसा कि हमने कहा कि आज हम अपने वर्णनात्मक प्रश्नों को शुरू कर रहे हैं। दोनों ही बुक से आपके वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे। इसके अलावा तो ध्यान रखिएगा आपका व्याकरण भी है और फिर आपका लेखन भी है और अपठित बोध भी है, तो इन सब की भी प्रिपरेशन करानी है मुझे। ठीक है, तो अब हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे। चलिए सबसे पहले अब आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि आज हम जो लाए हैं वो है वर्णनात्मक प्रश्नों के रूप में क्लास 9th हिंदी कोर्स ए की बुक है क्षितिज भाग 1, उसके गद्य खंड का पहला अध्याय है। ठीक है, ये बुक का पहला चैप्टर है 2 बैलों की कथा। पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ, उसके NCERT करा चुकी हूँ, DPPs आपको प्रैक्टिस के लिए दी थी, आई होप आप लोगों ने करी होगी। उसके बाद में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी करा चुकी हूँ इस चैप्टर के। अब वर्णनात्मक प्रश्न जो कि है आपके MIQs। ठीक है, MIQs मत आप बोल लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोल लीजिए, जो भी है। शुरू करें भाई। देखिए ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस बहुत सारे लेकर आई हूँ, वेरिएशन में है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, बहुत पेशेंसली सारी चीज़ों को समझिएगा।
पहला प्रश्न है, प्रेमचंद ने अपनी कहानी दो बैलों की कथा में गधे में ऋषि मुनियों के किन गुणों के समाहित होने का उल्लेख किया है। अब गधा जो है, वैसे अगर हमें किसी को बुद्धिहीन कहना हो तो हम उपाधि के तौर पे उसे गधा कह देते हैं, यानी कि तुम्हारे, लेकिन ऐसा नहीं। वो बहुत सहनशील जानवर है, ठीक है। वो क्या है, वो बहुत सहनशील है। उसके साथ कैसा भी कर लो, कैसा भी खाना दे दो, वो हर एक चीज़ माहौल के साथ एक्सेप्ट हो जाता है। ऋषि मुनियों के साथ भी देखिए क्या है, ऋषि मुनियों का गुण क्या, ऋषि मुनि भी बहुत सहनशील होते हैं, ठीक है, क्योंकि उन लोगों ने कहीं ना किसी हद तक सांसारिक जीवन से वैराग्य ले लिया होता है। अब इस सांसारिक जीवन से वैराग्य लेने का तात्पर्य ये होता है कि क्रोध, मोह, माया, हर एक चीज़ वो त्याग चुके होते हैं, वो इन सब के परे चले जाते हैं। तो फिर जाहिर सी बात है कि क्रोध नहीं आएगा, जो कोई भी कुछ करेगा उसको सहन करेंगे वो। अब इन सारी पहले चीज़ें होता है कि आप चीज़ों को समझो, फिर उन्हें शब्दों में किस तरीके से बांधना है। क्योंकि आप में से अभी बहुत सारे जब बच्चे हैं ना, आंसर राइटिंग पे आएंगे ना, तो कहेंगे अरे मैम हम आंसर नहीं लिख पा रहे। इसीलिए मैंने आपको DPPs दी थी कि आप धीरे धीरे आंसर्स बनाना शुरू करो। अब चलिए देखते हैं क्या है। प्रेमचंद ने अपनी कहानी दो बैलों की कथा में लिखा है कि गधा, जिसे संसार मूर्ख कहता है, ठीक है, परंतु उसका सीधापन, उसकी निरापद सहिष्णुता, क्रोध को शमन करने की क्षमता तथा किसी भी परिस्थिति में एक समान व्यवहार ऋषियोचित है। ये गुण उसे ऋषियों की श्रेणी में ला खड़ा करता है। तो समझ में आया कौन कौन से उसके गुण हैं। देखिए, संसार जिसे मूर्ख कहता है, परंतु उसके गुण जो हैं, उसका सीधापन, वो बहुत सीधा सरल है। उसे क्या कहते हैं ना, संसार की मोह, माया, जो कपट, ये सारी चीज़ों की चपेट में वो नहीं आया है, ठीक है। दूसरा है निरापद सहिष्णुता, हर किसी के साथ सेम, कोई भी समय हो, खुश हो, अगर बहुत ज़्यादा खुश भी है तो भी, दुखी भी है तो, एक समान भाव उसके दिल में बना रहता है। वो बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई बहुत खुशी है तो उछलता कूदता फिरे, बहुत ज़्यादा दुख है तो वो दुखी हो जाए। बस कहते हैं कि आषाढ़ के महीने में वो थोड़ा सा कुलेल करता है। कुलेल का मतलब क्या होता है, बहुत थोड़ा खुश हो जाता है, उछल कूद करता है, ठीक है। वैसे नहीं तो वो हर समय एक ही जैसा बना रहता है। क्रोध को शमन करने की क्षमता, यानी कि अपने क्रोध को दबा लेने की जो क्षमता होती है, वो सारे गुण इसको जो है ऋषियों मुनियों की कैटेगरी में ले जाकर खड़ा कर देते हैं। क्या दिया है, किसी भी परिस्थिति में एक समान व्यवहार ऋषियोचित है, यानी कि ऋषियों के जिस तरीके से ऋषियों का व्यवहार होता है उस तरीके से है। ये गुण उसे ऋषियों की श्रेणी में खड़ा करता है। तो समझ में आया। अब मैंने आपसे क्या बोला था, अब इसमें थोड़ा, अब यहाँ से बहुत सारे बच्चों के साथ अभी एक कंफ्यूजन आएगा कि मैम वर्ड्स, आपने तो बोल दिया कि मैम 25 to 30 वर्ड्स, ठीक है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे जो है ना, वो वर्ड्स की काउंटिंग कैसे करेंगे। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब आप बोलोगे मैम पहली लाइन में करीबन 16 वर्ड्स आ गए। नहीं, 16 वर्ड्स नहीं आए हैं, क्योंकि किसी भी तरह की सहायक क्रियाएं, किसी भी तरह के अव्यय, किसी भी तरह के कारक, ये सारी चीज़ें वर्ड्स में काउंट नहीं होती हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ कर क्या लिखा है, प्रेमचंद ने, तो प्रेमचंद ये एक वर्ड है, ने जो है वो किसी भी हद में, क्योंकि वो कारक है, वो वर्ड में काउंट नहीं होगा। उसके बाद हम आएंगे अपनी कहानी, बैलों, कथा, क्रिया भी हमारी जो है वो वर्ड्स में काउंट नहीं होती है, ठीक है। फिर आते हैं यहाँ, चूंकि गधा, ओके, गधा हो गया, संसार, मूर्ख, ठीक है, समझ में आया। तो ये जिनके नीचे मैंने डैश लगाया है, ये सभी जो हैं आपके वर्ड्स में काउंट होंगे। इसके अलावा आप यहाँ पर देख रहे हैं कारक हैं, ये सारी चीज़ें कारक हैं, सहायक क्रियाएं हैं, अव्यय हैं, ये सारी चीज़ें आपकी क्या है, वर्ड्स में काउंट नहीं होंगी, ठीक है। अब आप में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि मैम हम एग्ज़ाम में लिखने के बाद क्या काउंट करने बैठेंगे। बिल्कुल आप काउंट नहीं करेंगे। इसका सबसे आसान तरीका मैं काउंटिंग का आपको बता देती हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। आप सभी की हैंडराइटिंग अलग अलग होती है, मेरी हैंडराइटिंग अलग है,
और एग्जाम जो कॉपीज़ होती हैं उनके भी सेक्शंस अलग अलग रहते हैं। आप अगर स्कूल में जिस कॉपी में लिखोगे वो इतनी छोटी रहेगी, ठीक है, सिंपल। जो आपकी स्कूल की कॉपी रहती है वो इस तरीके की रहती है, या रजिस्टर रहेगा वो इस तरीके का रहेगा। जो एग्जामिनेशन कॉपी आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी, ठीक है, उसमें लाइन्स ऐसे रहती हैं, इसमें भी लाइन्स ऐसे रहेंगी, ठीक है। अब जाहिर सी बात है यहाँ पर हम एक लाइन में लिखेंगे, यहाँ पे एक लाइन में लिखेंगे, आपको फ़र्क समझ में आएगा। अब जाहिर सी बात है आपने बोलेंगे मैम वर्ड्स कितने लाइंस में, ये कॉपी के साइज़ आपके हैंडराइटिंग के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि जब आप अपने एग्ज़ाम की कॉपी लेना और उसमें एक लाइन, एक क्वेश्चन लिख लेना, ठीक है, या सिर्फ एक लाइन ही लिखना। अब एक लाइन जैसे ही आप लिखोगे, जैसे ये हमारी पहली लाइन है, ये हमारी पहली लाइन है। अब हमने जब ये पहली लाइन लिखी तो अब क्या हुआ कि कुछ बच्चों की हैंडराइटिंग के अकॉर्डिंग उसमें 5 से 6 वर्ड्स आ सकते हैं, कुछ बच्चों की राइटिंग के अकॉर्डिंग उसमें 7 से 8 वर्ड्स आ सकते हैं। तो ये आप सभी की हैंडराइटिंग पे डिपेंड करता है। एक लाइन लिख लो कि आपकी हैंडराइटिंग के अकॉर्डिंग आपके एक लाइन में कितने वर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है, उसी के हिसाब से आप मान लो अगर आपकी एक उसमें 6 वर्ड्स आ रहे हैं तो 25 वर्ड्स, 25 या आपको 25 से 30 बोला गया है तो कम से कम आपके पास 28 वर्ड तो आप मान के चलो कि अगर 28 भी हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अपने वर्ड काउंट करोगे, ध्यान रखना। अब ये नहीं है कि हर क्वेश्चन लिख रहे हो उसके बाद वर्ड काउंट कर रहे हो, ये वेस्ट ऑफ टाइम है, बिल्कुल ये काम नहीं करना। एक लाइन लिखना, उसमें देखना तुम्हारे कितने वर्ड्स आ रहे हैं, बस उसी हिसाब से सब लिखते चले जाना। एक सिंपल सा एक ही मेथड मैंने आपको बता रही हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। प्रेमचंद ने अपनी कहानी दो बैलों की कथा में पश्चिमी देशों में भारतीयों की दुर्दशा का क्या कारण बताया। अब जहाँ पे गधा वाला उन्होंने दिया था ना, अब वहाँ पर उन्होंने क्या कारण बताया था कि भाई ये तो बड़े सीधे सरल होते हैं, किसी से झगड़ा नहीं करते, मांस मदिरा नहीं खाते, जी तोड़ मेहनत करते हैं और जो है वो अपने भविष्य के लिए पैसे बचा कर रखते हैं। उसके बावजूद भी विदेशों में इनकी दुर्दशा है। रीज़न ये है कि इनको अगर आप 4 बातें भी सुना दो तो ये टाल देते हैं, मतलब ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होते, पलट के जवाब नहीं देते। यही एक सबसे बड़ा रीज़न रहता है कि विदेशों में जो है वो भारतीयों की दुर्दशा बनी हुई है। हम अभी की बात नहीं कर रहे, ठीक है, अभी सिचुएशंस चेंज हो चुकी हैं। जब ये कहानी लिखी गई तब हमारा देश आज़ाद हो, मतलब समझिए कि आज़ाद नहीं हुआ था, एक तरीके से ये समझ लीजिए, ठीक है ना। तो उस समय की कंडीशन और आज की कंडीशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये हम जो भी बात कर रहे हैं ये हम तब की बात कर रहे हैं प्रेमचंद ने जब ये कहानी लिखी थी, ठीक है। चलिए देखिए क्या है। कथाकार मुंशी प्रेमचंद ने पश्चिमी देशों में भारतीयों की दुर्दशा का मुख्य कारण शराब से दूर रहना, जी तोड़ मेहनत करना, कुछ समय के लिए 4 पैसे बचाना, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, किसी की 4 बातें सुनकर भी चुप रह जाना, अर्थात अत्यधिक सीधापन तथा सहिष्णुता ही माना गया है। अब इन्होंने ये गधे वाली सिचुएशन में कंपेयर किया था, क्योंकि गधा भी जो है वो बहुत ही सहिष्णु होता है, इसलिए सब उसको मूर्ख महामूर्ख कहते हैं। और यही कारण है कि भारतीयों के अंदर भी ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हद तक पाई जाती हैं विदेशों में, इसलिए उनको सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ समझा जाता है और उनकी दुर्दशा भी होती है, ठीक है। ये एक मेन कारण हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। प्रेमचंद ने बैलों को गधे से नीचा स्थान क्यों दिया है। क्योंकि देखिए गधा तो बहुत ही सीधा है, ठीक है, गधा जो है उसको आप कुछ भी खाने को दे दो, कुछ भी कह दो, आप उसके अंदर कोई भाव में तब्दीली देखेंगे नहीं। लेकिन बैल जो हैं उससे थोड़े कम सीधे होते हैं, क्योंकि वो अक्सर सींग मार देते हैं, लड़ाई कर लेते हैं, है ना, होते हैं सीधे बैल भी, बुद्धू भी कहे जाते हैं, लेकिन थोड़े गधे से कम होते हैं। प्रेमचंद ने तुलनात्मक अध्ययन के पश्चात बैल को गधे से नीचा स्थान दिया है, क्योंकि बैल कभी कभी अपना असंतोष प्रकट करने हेतु हिंसक रूप धारण कर लेता है। तो समझ में आया कि कभी ऐसा नहीं होता कि हमेशा, लेकिन कभी कभी तो हिंसक हो जाता है। देखिए ना, बैल सींग मार देते हैं, लेकिन गधा इससे बहुत कम रिएक्ट करता है, लेकिन बैल जो है वो कभी कभी थोड़ा सा रिएक्ट कर देता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हाँ, वो थोड़ा क्या कहते हैं, गधे के अगर कंपेयर करें तो बैल थोड़ा हिंसक हो जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट आते हैं, गया के घर हीरा और मोती ने स्वयं को अपमानित क्यों महसूस किया। अब देखिए, ये दोनों ही, कौन से दोनों बैल, हीरा और मोती, किसके थे। पहले आपको एक बैकग्राउंड, आप कहानी को मैं आपको समझा चुकी हूँ, लेकिन तब भी एक जो है, किसी भी कहानी को जब आप पढ़ा करो तो उसका एक पिक्चर अपने दिमाग में बनाया करो कि बैल ऐसे दिखते हैं, गया का घर ऐसा है, झूरी का घर ऐसा है, कांजी हाउस ऐसा है, हीरा मोती ऐसे दिखते हैं। एक जो है, हमेशा कहानी के साथ अपनी इमेजिनेशन को इस्तेमाल करो, तो कहानी को समझने के लिए इतने एफर्ट्स आपको नहीं लगाने पड़ेंगे। ठीक है, अब मैंने क्या बताया कि ये दोनों बैल किसके थे, झूरी के थे। अब झूरी के साले को अपने खेतों में काम करने के लिए बैलों की ज़रूरत पड़ी, तो वो गया अपने जीजा के साथ झूरी के पास, तो उसने कहा कि ठीक है ले जाओ, वो ले गया। लेकिन भाई बैल इस चीज़ को समझ नहीं रहे थे। सिंपल सी एक बात है, बैलों को लगा कि हमारे मालिक हमसे खुफाते, हमको बेच दिया, तो एक असंतोष उसके अंदर भी था। तो इसलिए जो है वो किसी भी हद में वो गया के घर जाने को तैयार नहीं हुए रहे थे। सारे रास्ते झूरी के यहाँ से गया के घर तक जाते जाते बैलों ने गया की नाक में दम कर लिया। एक इधर भागे, एक उधर भागे, आगे खींचो तो पीछे को जाए, पीछे को उसको दाएं खींचो तो बाएं जाए। मतलब एक तरीके से सारे रास्ते गया परेशान हो गया। किसी तरीके शाम को जब वो घर पहुंचा अपने, तो तब तक बैलों ने उसे बहुत परेशान कर लिया था। तो एक कहीं ना कहीं उनके अंदर असंतोष था। तो गया तो पहले ही मन उखड़ गया था। फिर चूंकि अब इधर जो है इन दोनों को एक असंतोष था कि भाई मेरे मालिक ने बेच दिया, वो जो है क्या कहते हैं, खाना खाने को तैयार ना हो, और उसी रात भाग के निकल लिए। ठीक है, उसी रात वो भाग के वापस झूरी के यहाँ जाते हैं। ठीक है, फिर से गया उनको पकड़ के लाता है, फिर सारे रास्ते परेशान होता है, मारता पीटता अच्छे से लेके आता है, घर लाता है, एकदम सूखा भूसा डाल देता है, उन्हें मारता है, खेत में जोतने की कोशिश करता है तो खेत भी ये लोग नहीं जोतते। तो एक तरीके से उनको खूब सजा मिलती है। तो इसलिए वो लोग वहाँ पे अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे थे। मेन अपमान का जो कारण था कि उनको खाना अच्छा नहीं दिया, सूखा सूखा। गया अपने बैलों को, गायों को खूब अच्छा खली भूसी डालकर बढ़िया अच्छा चारा बनाकर देता था, लेकिन इन दोनों को वो सूखा भूसा डाल देता था। तो ये कहीं ना कहीं वो अपने आप में अपमान महसूस करते थे। हीरा मोती को झूरी ने बड़े लाड प्यार से पाला था। उनके खान पान में वह कोई कमी नहीं करता था। गया ने बैलों को अपने घर ले जाने के पश्चात खाने के लिए सूखा भूसा डाल दिया, जिसके वे अभ्यस्त नहीं थे। ठीक है, पहली चीज, उनको इस चीज की बिल्कुल भी आदत नहीं थी। वहीं अपने बैलों के लिए खली चूनी चोकर दिया। मतलब अपने बैलों के लिए तो आप बहुत अच्छा चारा दे रहे हो, लेकिन उन दोनों बैलों को जो है वो आप सूखा भूसा डालो। भाई गया की तरफ का रीजन ये था कि इन दोनों बैलों ने उन्हें बहुत परेशान किया था, इसलिए वो इस तरीके से अपना गुस्सा निकाल रहा था। और ये गुस्सा जो है हीरा मोती को कहीं ना कहीं अपना अपमान लग रहा था, अच्छा नहीं लगा। वे इस दो रंगी नीति से स्वयं को अपमानित महसूस कर रहे थे कि भाई एक ही तरफ आप दूसरे जानवरों को अलग चारा दे रहे हो बढ़िया वाला, और हमें खरा। तो ये जो क्या कहते हैं, आप कहते हैं ना भेदभाव, ये उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और अपने आप को वो अपमानित महसूस कर रहे थे। नेक्स्ट आते हैं, हीरा मोती को झूरी के ससुराल में बार बार अपमानित होने के बाद भी ऐसा क्यों महसूस हो रहा था कि यहाँ किसी सज्जन का वास है। अब हीरा और मोती एक बार भाग गए, दोबारा उनको लेकर आया गया, मारता था, बेकार खाना देता था, सब कुछ देता था, लेकिन कहीं ना कहीं एक अच्छी सी आहट भी हीरा मोती को गया के घर में सुनाई दे रही थी। वो अच्छी सी आहट थी भैरव की छोटी सी बेटी। ठीक है, जो उन्हें पूरा दिन में एक एक रोटी ही देती थी। भाई एक रोटी हीरा को, एक रोटी मोती को, उससे क्या इन बैलों का पेट भरेगा। लेकिन वो रोटी इनके लिए समझ लो पूरे दिन की थकान को मिटा देने का एक टॉनिक जिसे हम कहेंगे वो होता था। रीज़न क्या है कि ये रोटी बहुत ही प्यार से खिलाई जाती थी, और यहाँ पर कहीं ना कहीं हीरा मोती के ऊपर हो रहे अत्याचार और उस छोटी सी लड़की पर हो रहे अत्याचार सिमिलर थे। तो ये भी कहीं ना कहीं एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे थे। तो वो सज्जनता उन्हें दिखाई देती थी ये गया के घर में। क्योंकि झूरी के ससुराल में भैरव की बेटी नित्य रात में हीरा मोती ई को घर से छिपाकर रोटी खिलाती थी। अब वो रोटी खिलाती तो थी मगर बहुत प्यार से खिलाती थी, है ना।
लड़की के मन में अपने प्रति प्रेम तथा त्याग की भावना ने हीरा मोती के मन में उसके प्रति प्रेम भाव का संचार किया, जिससे कि उन्हें लगा कि यहाँ पे भी किसी सज्जन का वास है। क्योंकि वो जितने प्यार से इन लोगों को खाना देती थी, वो उन लोगों को एहसास होता था कि नहीं, मतलब इसमें यहाँ पर ऐसा कोई है जिसे हमारी फिक्र है, इस तरीके से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागते बैलों को गया क्यों नहीं पकड़ पाया? क्यों नहीं पकड़ पाया? क्योंकि भाई वो क्या कहते हैं, बहुत तेजी से भागे थे। एक तो पहली चीज ये थी, क्योंकि ये रस्सी पहली बात तो जब भाग रहे थे तो रस्सी उनके साथ भागी थी तो उन्होंने पकड़ लिया था। लेकिन दूसरी बार क्या है, वो रस्सी पूरा छोड़कर भाग गए थे। लड़की ने जो है उनके गले से वो पूरी रस्सियां तोड़ दी थी। पहले क्या था, जब भागे थे तो रस्सी पकड़ ली गई थी तो वो दोनों पकड़ गए थे। लेकिन दूसरी बार क्या हुआ कि यहाँ पर उस लड़की ने उनकी सारी रस्सी खोल ही नहीं दी, उनके पास से हटा भी दी थी। एक ये भी रीज़न था। और देखिए क्या रीज़न है, गया बैलों को पकड़ने के लिए घबराहट में बाहर निकला। बैलों को अपनी पहुंच से बाहर होते देख उसने शोर मचाया। अब क्या था, देखिए वो लड़की आई, भैरव की लड़की आई, उसने पहले क्या कहते हैं रस्सी हटा दी, तो इनसे कहा कि भागो। तो ये दोनों भागने को तैयार नहीं हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर हम भागेंगे तो इस लड़की के ऊपर सारा ब्लेम आएगा और इसकी पिटाई हो जाएगी। तो हीरा मोती भागते नहीं, वो वहीं खड़े रहते हैं। लेकिन अब लड़की कह रही है भागो, वो भाग नहीं। तो लड़की क्या कहती है, अरे वो गया के घर की भेजूरी के जो बैल थे वो भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ कि उन्होंने लगा कि अगर अब हम नहीं भागेंगे तो ये लड़की जो है को और पिटाई पड़ जाएगी। तो अब वो दोनों भागते हैं। जब तक ये चिल्लाई तब तक वो भाग गए, इधर से जो है गया बाहर आया। अब तब तक उन्होंने बैल बहुत आगे निकल चुके थे, तो उसने अपनी मदद के लिए जो गया ने बहुत सारे लोगों को बुलाया। आदमियों को साथ ले जाने के लिए गांव में वापस आया। पहले तो भागा उन बैलों के पीछे, भागा वहां तक, नहीं पकड़ पाया तो फिर वापस आया गांव में, फिर लोगों को इकट्ठा किया। तब तक तो बैल कहाँ के कहाँ निकल गए, है ना। इस मौके का फायदा हीरा मोती ने उठाया और वे बहुत दूर निकल गए। अतः वे अब गया की पहुंच से दूर थे। बैल भागे उनके पीछे, गया भागा, नहीं पकड़ पाया, वापस गांव में आया, यहाँ लोगों को इकट्ठा किया, फिर गया। तब तक तो ये बैल बहुत आगे निकल गए ना। तो ये एक मौका बहुत अच्छा था उनके पास में भागकर निकल जाने का। क्वेश्चन नंबर 7, कांजी हॉर्स क्या है? उसमें बंद जानवरों का जीवन किसने तथा कैसे बचाया? कांजी हॉर्स ये होते हैं कि जो जानवर जो है क्या कहते हैं अनाथ होते हैं, एक तरीके से बोला जाए, जिनका कोई मालिक नहीं होता। तो अक्सर ये आवारा जानवर क्या है, किसी के खेतों में चले जाते हैं, घरों में घुस जाते हैं। तो ऐसी जगह क्या होता है कि इन सभी को पकड़कर कांजी हॉर्स जैसी जगह में डाल दिया जाता है। ये आज भी मौजूद हैं। आप देखते होंगे ना, शहरों में अक्सर कुत्तों को पकड़ने के लिए, गायों को पकड़ने के लिए, या कभी कभी गधे अधे भी अगर गाँव में शहरों में आ जाते हैं, या सुअर आ जाते हैं, इन सभी को पकड़ने के लिए नगर निगम की गाड़ी चलती है, वो पकड़ती है इन लोगों को। और पकड़ने के बाद भाई क्या करेगी, वो शहर के बाद जाके छोड़ेगी नहीं, उन्हें इसी तरीके के एक शेल्टर्स होम में बंद कर दिया जाता है। ठीक है, तो वो जगह क्या कहलाती है, कांजी हाउस। उन जानवरों की जगह होती है जहाँ जिनके कोई मालिक नहीं होते। ठीक है, ये हमने बताया। नेक्स्ट क्या है, उसमें बंद जानवरों का जीवन किसने तथा कैसे बचाया? पहली बात तो ये जान लीजिए कि वहाँ पर बंद जानवरों को खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाता था। दिन में 2 बार पानी पिलाया जाता था। अब जब खाने के लिए नहीं दोगे तो जाहिर सी बात है उन जानवरों की कंडीशन बद से बदतर होती चली जाएगी। अगर मान लीजिए कि उन जानवरों का कोई मालिक है तो वो तो आकर उन्हें कांजी हौज से छुड़ा कर ले जाएगा। सपोज कोई नहीं है तो उनकी हालत बुरी होती जाती है और लास्ट में उन्हें कसाई वगैरह के हाथ बेच दिया जाता है, या मर जाते हैं तो उनकी डेड बॉडीज़ को भी कसाईयों को दे दिया जाता है। ये एक जो तरीका है। गायों वगैरह के साथ क्या होता है कि उनके लिए गौशालाएं बनी हुई हैं, उनको वहाँ भेज दिया जाता है। अगर गाय और भैंसें पकड़ी जाती हैं तो उन्हें गौशाला भेज दिया जाता है। ठीक है, बाकी जानवरों को जो है वो ज़्यादा अच्छे से नहीं रखा जाता। अब वहाँ पर जब हीरा और मोती को पकड़कर पहुंचाया गया तो उन लोगों ने देखा कि यहाँ तो जानवरों की हालत बहुत बुरी है, खाने को दिया नहीं जाता है, दिन में 2 बार पानी दिया जा रहा है। तो फिर क्या हुआ कि पहले दिन ये कंडीशन देखकर वहाँ की दीवार हिलाने की कोशिश करी हीरा ने,
लेकिन हीरा उस काम में सफल नहीं हो पाया और पकड़ा गया, उसको बांध दिया गया। लेकिन मोती अभी भी आज़ाद था, वहाँ पर खुला हुआ था। हीरा को बांध कर रख दिया गया। अब उसके बाद क्या किया, जो काम हीरा पूरा नहीं कर पाया उसे मोती ने पूरा किया। मोती ने उस वहाँ की दीवार को गिरा दिया। जितने जानवर थे सब भाग गए, लेकिन गधे नहीं भाग रहे थे। लेकिन मोती ने भी उन्हें सींग मार मार के वहाँ से भगाया था। ठीक है, तो किसने बचाया? मोती ने उसकी जान बचाई थी। चलिए देखते हैं। कांजी हौस से अभिप्राय उस बाड़े से है जिसमें अपराधी या लावारिश पशु रखे जाते हैं। अब जैसे यहाँ अपराधी क्या है? हीरा मोती थे, जिन्होंने मटर का खेत पूरी तरीके से तहस नहस किया था। लावारिस भी थे इसलिए क्योंकि उनके मालिक का पता नहीं था। और कुछ दंड देकर छोड़ दिया जाता है। मान लीजिए कि अगर सपोज हमने जैसे बोला ना कि हमने कहा कुछ जानवरों के अगर मालिक होते हैं तो वो उन्हें आकर छुड़ा ले जाते हैं, तो कुछ पैसा कांजी हाउस को देना पड़ता है उन लोगों को और वो अपने जानवरों को ले जाते हैं, तो दंड देकर छोड़ दिए जाते हैं। और लावारिसों को नीलाम कर दिया जाता है। कांजी हाउस में बंद जानवरों का जीवन हीरा और मोती ने संयुक्त प्रयास से बचाया था। ठीक है, वैसे तो मैंने इसके पीछे की आपको पूरी कहानी बता दी, लेकिन अब हमें तो लिखना वर्ड लिमिट के अंदर है, तो वो सारी चीज़ें हमको ध्यान रखनी पड़ती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, आप कैसे कह सकते हैं कि हीरा मोती से अधिक सहनशील तथा समझदार था? पाठ के आधार पर लिखिए। अब यहाँ पर बताया गया हीरा मोती को कंपेयर किया गया। क्या बताया? आपको ये बताना है कि हीरा जो है वो मोती से अधिक सहनशील था। कई जगह ये चीज़ आपने सामने देखी। ठीक है, आप अगर यहाँ पर देखोगे जहाँ पर क्या कहते हैं, उस छोटी सी लड़की भैरव की लड़की की माँ को मारने की बात हो, तो वहाँ पे भी हीरा ने बोला कि नहीं, औरतों पर सींग उठाना सही नहीं होता। वो चीज़ें बताई उसने। फिर उसके बाद उसने, अगर आप देखेंगे तो जब वो लोग भागे तो वो एक सहमति थी। कई जगह ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पर हमने हीरा को ज़्यादा समझदार पाया है। मोती स्वभाव से उग्र था, वहीं हीरा शांत और समझदार था। उसे सभी फैसले अत्यंत गंभीरता पूर्वक सोच समझ लिए। ठीक है, मतलब कोई भी अगर फैसला लेता था गंभीरता से सोच के समझ के सारे काम करता था और स्वतंत्रता के पथ पर अग्रसर हो गया था। इसके कई उदाहरण पाठ में वर्णित हैं। जैसे दूसरी बार गया की गाड़ी में जुट कर मोती ने गाड़ी को बार बार सड़क के किनारे खाई में गिराने का प्रयास किया, परंतु हीरा ने संभाला। यानी कि पहले दिन तो वो भाग के चला गया था, पहले दिन जब गया लेकर आया था तो रात में ये दोनों भागकर चले गए थे झूरी के यहाँ। फिर दूसरे दिन गया पहुंचा उनको लेने के लिए, वहां से लेकर जब गाड़ी में जोत कर लाया तो मोती क्या कर रहा था, बार बार उसे सड़क से नीचे खाई में गिराने की कोशिश कर रहा था, मगर हीरा उसे संभाल रहा था, वो ये काम करने के लिए मना कर रहा था। गया ने हीरे की नाक पर डंडे मारे, हीरा सब कुछ सहता गया, परंतु मार देखकर मोती उग्र हो हल लेकर भाग खड़ा हुआ, जिससे गया का नुकसान उठाना पड़ा। कि मतलब जो है गया वो जब दूसरे दिन खेत में जब उन लोगों को लगाया गया तो खेत जोतने को तैयार नहीं थे, तो यहाँ पर इसके दंड स्वरूप गया ने उसे मारा, गया ने हीरा को मारा, तो हीरा तो चुपचाप सह गया। लेकिन जैसे ही मोती को मारने लगा, मोती जो है वो पूरा हल वगैरह सब ले लगा के भाग गया और सब कुछ तोड़ फोड़ डाला, है ना। तो वही चीज़ बताई गई कि ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स आप पूरी कहानी में देखेंगे जहाँ हीरा को बहुत समझदार और सहनशील दिखाया गया, लेकिन मोती उतना ही ज़्यादा उग्र था। हीरा पाठ में कई जगहों पर मोती को सीख देता नजर आया, जैसे सींग से उठाकर पटकने की बात हो, या गया और उसके साथियों को मारने की, या घायल सांड को मारने की बात हो। सभी जगह हीरा कुशल नीतिज्ञ की तरह मोती को समझाता रहा कि भाई हम ऐसा करेंगे तो ऐसा रिएक्शन होगा। ठीक है, हर जगह वो समझा रहा था और उसे गलतियां करने से रोकता रहा। अतः यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हीरा मोती से अधिक सहनशील और समझदार था। तो ये कोई गलत बात नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। बिल्कुल हीरा जो है वो मोती से ज्यादा सहनशील था। नेक्स्ट आते हैं, दो बैलों की कथा कहानी का कौन सा प्रकरण एकता में शक्ति है को सत्य सिद्ध करता है? पाठ के आधार पर बताइए। अब एकता में शक्ति, ठीक है, एकता में शक्ति कहाँ याद है? जब वो लोग क्या कहते हैं मटर के खेत में खाकर निकले थे तो एक सांड आ गया था। ठीक है, वो सांड हीरा मोती से काफी बलिष्ठ था। अब उस कंडीशन में क्या हुआ कि अगर ये दोनों से वो एक एक मतलब सांड से अगर ये दोनों एक एक करके लड़ते
तो उससे जीतना नामुमकिन था। फिर इन दोनों ने रणनीति बनाई, एक आगे से मारे, दूसरा पीछे से मारे, एक इधर से मारे, दूसरे, तो दोनों ने एक साथ उस सांड से जो है लड़ाई करी और जीत भी गए थे। फिर सांड जो है वो बेदम होकर वहां से भाग गया था। हुआ था ना यही? तो यही हम जो बात है, एकता में शक्ति होती है या एकता में बल होता है, ये बात उस जगह बिल्कुल सिद्ध होती है। जब हीरा मोती गया के बंधन से मुक्त होकर बेतहाशा भागे जा रहे थे, अचानक उन्हें एहसास हुआ कि वह राह भूल गए हैं। दोनों भूख से भयाकुल हो रहे थे, भूख भी खूब लग रही थी उनको। वो एक मटर के खेत के पास खड़े थे। खेत में पेट भर मटर खाने के पश्चात हीरा मोती ने अचानक एक विशाल सांड को अपनी तरफ आते देखा। भयंकर सूरत वाला यह सांड अपने घमंड में फूला हुआ था। चूंकि उसके पास ताकत थी तो उसके अंदर वो घमंड भी था। अतः उससे बचने के लिए हीरा मोती ने एक योजना बनाई, जिसमें यह तय हुआ कि जब यह हीरा पर वार करेगा तो मोती उसे बगल से सींग चुभो देगा, और जब वह मोती पर हमला करेगा तो हीरा ठीक ऐसे ही करेगा। दोनों ये योजना अनुसार सांड से लड़ाई लड़ी और सांड को हराने में सफल हुए। तो समझ में आया जो चीज मैंने आपको बताई कि किस तरीके से सांड से इन दोनों ने युक्ति संगत एक साथ लड़ाई करी और जीत भी गए। तो वही कहते हैं कि दिमाग से, आपके पास अगर ताकत नहीं है तो दिमाग से लड़िए, आप कई हैं तो एक साथ होकर लड़िए, आप बड़े से बड़े अत्याचारी को हरा सकते हैं। यदि दोनों संगठित होकर ना लड़ते तो शायद जीत सांड की होती। उन्होंने एकता में शक्ति का महत्व समझा और खतरनाक सांड पर जीत हासिल की। कहानी का वर्णित प्रकरण उपर्युक्त उक्ति को पूर्ण रूप से सिद्ध करता है। ठीक है, अब आते हैं आगे। दढ़ियल व्यक्ति को देखकर किस अंत ज्ञान से दोनों बैलों के दिल कांप उठे। अब ये दढ़ियल व्यक्ति कौन था? ये दढ़ियल व्यक्ति था कांजी हाउस में आने वाला व्यक्ति, जो कि एक कसाई था जिसने हीरा और मोती को खरीद लिया था। ठीक है, अब कसाई क्यों खरीदता है? वो बैलों की खाल के लिए उन्हें खरीदता है। इस बात का एहसास होते ही वो दोनों अंदर डर से कांप गए थे कि यानी कि अब हमारी मौत निश्चित है। अब चूंकि अब इस दड़ियल ने अगर हमें खरीद लिया और ये हमें अपने साथ ले जाएगा तो ये हमें मार के हमारी खाल का इस्तेमाल करेगा। तो उन दोनों को वो मौत का डर समझ में आ गया था। दड़ियल व्यक्ति के रूप, रंग, हाव भाव से दोनों बैल यह समझ गए थे कि वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है। भाई ऐसे चेक करना कि भैया कितनी अच्छी खाल है, क्या है, सारी चीजें। इस विषय में उन्हें कोई संदेह नहीं हुआ कि यह अधिक है। बधिक पशुओं को ले जाकर क्या करेगा, यह किसी से छिपा नहीं था। अतः परिणाम सोचकर दोनों के दिल कांप गए। तो आप इसको इस तरीके भी लिख सकते हैं कि बधिक पशुओं को ले जाकर वो दड़ियल जो है उनकी खाल का सौदा करेगा। वो एक कसाई था। इस बात का ज्ञान होते ही हीरा और मोती जो है वो अंदर तक कांप उठे थे। ठीक है, बैलों की आंखों में विद्रोह में स्नेह क्यों झलक रहा था? विद्रोह में स्नेह। अब ये सिचुएशन थी कब? जब वो वापस आए थे पहले दिन गया के बाद से। एक तो विद्रोह ये था कि हमारा मालिक हमें इतना प्यार करता था, उसने तब भी हमें जाने दिया। प्यार था क्योंकि वो वापस अपने मालिक के पास में आए थे। तो देखिए क्या है, बैलों की आंखों में विद्रोह में स्नेह इसलिए छलक रहा था क्योंकि वह दूरी सॉरी यहाँ झूरी होगा, एक सेकेंड। झूरी के ससुराल से विद्रोह कर वापस अपने घर अर्थात झूरी के घर आ गए थे। कहाँ आ गए थे? झूरी के घर आ गए थे। झूरी के ससुराल में जो कष्ट एवं अपमान उन्हें झेलना पड़ा उसे वे मूक जीव अपने प्यारे मालिक को बताना चाहते थे। तो समझ में आया क्या था कि भाई एक जब पहले दिन गया, उनको लेकर गया, वहां पर सुबह से चला और शाम को पहुंचा। वहां जाकर उन दोनों को बांध दिया और खाना वाना दिया। खाना इन लोगों ने खाया नहीं। जब सब सोने चले गए तो ये दोनों जो है गया के घर से भाग के वापस झूरी के यहाँ आ गए। अब जब वो झूरी के यहाँ वापस आए
तो वो विद्रोह में स्नेह छलक रहा था। रीज़न क्या था? विद्रोह इसलिए था क्योंकि कहीं ना कहीं अपने मालिक के लिए गुस्सा था, और दूसरा वो गया के यहाँ से विद्रोह करके आए थे। स्नेह इसलिए था कि वो अपने मालिक के पास वापस आ गए थे, तो इसीलिए ये विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। नेक्स्ट है, जानवरों में भी मानवीय संवेदनाएं होती हैं, दो बैलों की कथा के आधार पर स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर हीरा और मोती को पूरी तरीके से मानवीय संवेदनाओं से भर के बताया गया है। देखिए कई जगह ऐसा हुआ कि मान लीजिए जैसे हीरा और मोती के में आपस में अगर हम देखने की बात करें तो ये होता था कि वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से चाहते थे। कभी उनके अगर कंधों पर भार डाला जाता तो मोती अपने कंधे पे ज़्यादा भार लेने की कोशिश करता है या हीरा अपने पे लेने की कोशिश करता। दूसरी मानवीय संवेदनाएं हमने देखी जब वो गया के यहाँ थे तो उस लड़की के प्रति उनके अंदर वो मानवीय संवेदनाएं थी। ठीक है। तीसरा, आप वहाँ पर देखोगे जब इन्हें कांजी हाउस में बंद किया गया तो वहाँ के जानवरों की दशा देखकर ये बहुत ज़्यादा द्रवित हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं पाठ के अंदर। ठीक है, किसी भी आपको मेंशन कर सकते हैं। देखिए क्या है, जानवर भी मानव के समान जीव हैं, उनमें भी मानव के समान सुख दुख, ऊंच नीच, मान सम्मान को देखने, सुनने और समझने की क्षमता होती है। दो बैलों की कथा कहानी में अनेक ऐसे अवसर आए जब इन बैलों में मानवीय संवेदनाओं की झलक स्पष्ट देखी जा सकती थी। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि ऐसे कई जगह इंसिडेंट हुए जहां पर हम उनकी मानवीय संवेदनाओं को देख सकते हैं। बैलों का धुरी से अलग होने का दुख, गया को चारा देने की दुरंगी नीति। ठीक है, कांजी हौस में पशुओं को भगाना या छोटी बच्ची के साथ अत्यंत सहजता की भावना, सभी घटनाएं मानवीय संवेदनाओं को व्यक्त करती हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने बताया ना कि कई ऐसे इंसिडेंट हुए जहां पर हम ये कह सकते हैं कि उनके अंदर की मानवीय संवेदनाएं प्रकट होती हैं। जैसे हम यहाँ पर देखें, पहला इंसिडेंट बताया बैलों का झूरी से अलग होना, कि जब गया उनको लेकर गया तो वो एक पहला इंसिडेंट था जहां पर इनकी मानवीय संवेदनाएं प्रकट होती हैं, क्योंकि उनको जो है वो लगता है कि अरे हम तो अपने मालिक को बहुत प्यार करते थे, हमें लगता था हमारा मालिक हमें झूरी बहुत प्यार करता है, लेकिन जब हम दोनों के बीच इतना प्यार था तो क्यों हमारे मालिक ने हमको बेच दिया। तो उस जगह उनकी ये संवेदनाएं प्रकट होती हैं। दूसरा इंसिडेंट बताया, गया को चारा देने की दुरंगी नीति। अब गया क्या था, अब गया उनको अलग अलग, अपने जानवरों को तो बड़ा अच्छा चारा देता है लेकिन इन दोनों को सूखा भूसा देता है। गया को देने का रीजन था कि गया इन दोनों बैलों से परेशान हो चुका था, इसलिए उनको सजा के रूप में इस तरह काम कर रहा था। लेकिन ये दोनों बैल तो ये समझ रहे थे कि भाई जानवर वो भी हैं, जानवर हम भी हैं, उनको अच्छा चारा दे रहे हो, मुझे सूखा दे रहे हो। तो ये भी कहीं ना कहीं एक मानवीय संवेदनाओं को व्यक्त करता है। दूसरा, आइए कांजी हौस से पशुओं को भगाना। ठीक है, ये तीसरा इंसिडेंट था जहां पर उन्होंने क्या किया, कांजी हौस में जितने पशु बंधे थे, जब इन्होंने देखा कि अरे उनकी इतनी दुर्दशा है तो उन लोगों ने दीवार गिराकर उनको भगाया। तो वो भी उनकी मानवीय संवेदनाओं को प्रकट किया। तीसरा, गया के घर में भैरव की जो छोटी बच्ची थी, ये नेक्स्ट जो था, चौथा आपका क्या था, गया के घर में भैरव की जो छोटी सी बच्ची थी, वहां पर क्या हुआ, उसके साथ इन लोगों ने अपने दर्द को कहीं हद तक कंपेयर किया। इन दोनों को उनके मालिक ने बेच दिया, उन्हें ऐसा लगता था। और वहाँ पर क्या था, वो बच्ची जो है वो अपनी सौतेली माँ द्वारा बहुत सताई जाती थी। तो कहीं ना कहीं उन दोनों के दर्दों को उन्होंने पहचानने की कोशिश करी। तो वो भी आपका क्या था, मानवीय संवेदनाएं थी। तो यही था, सभी घटनाएं मानवीय संवेदनाओं को व्यक्त करती हैं, जिसे कहानी में इन बैलों द्वारा व्यक्त किया गया है। ठीक, अब आ गई प्रश्न संख्या 13 पे। यहाँ क्या दिया है, दो बैलों की कथा के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि स्वतंत्रता सहज नहीं मिलती, उसके लिए संघर्ष की आवश्यकता पड़ती है। अब आपको ये बताना है। अब इन लोगों ने तीन बार स्वतंत्रता के लिए कोशिश करी। कैसे, जब पहली दिन गया इनको लेकर गया और फिर उसके बाद ये वहां से भागते हैं तो अपने आप को स्वतंत्र कराने की कोशिश करते हैं, वहां पर हुआ। दूसरी बार क्या होता है, जब वो उनको वहां से ले आता है तो उसके लिए भी इन्होंने बहुत कोशिश करी थी, अपनी रस्सी को चबाते रहे, लेकिन उसको बहुत मोटी रस्सियों से बांधा गया था, ये रस्सी को नहीं तोड़ पाए। ठीक है, दूसरी बार वहां से भाग गए। फिर उसके बाद जब कांजी हाउस पहुंचे
तो कांजी हॉर्स में भी इन लोगों ने सभी जानवरों की मदद करी। मोती चाहता तो भाग सकता था, लेकिन चूंकि हीरा वहां बंधा हुआ था इसलिए मोती उसको छोड़कर नहीं भागा। तो आपको अगर आज़ादी चाहिए तो आज़ादी ऐसे स्वतः नहीं मिलती, उसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। यहाँ पर देखिए, दो बैलों की कथा, दो बैलों के स्वतंत्रता के लिए संघर्ष की दास्तान है। वो आज़ाद होना चाहते हैं, उसकी संघर्ष की। झूरी के यहाँ दोनों बैल अत्यंत खुशनुमा माहौल में खाते पीते और रहते, परंतु इनकी स्वतंत्रता का संघर्ष गया के यहाँ से प्रारंभ हो गया। ठीक है, जब उन्हें गया अपने यहाँ लेकर गया तो वहां से इनका जो है वो संघर्ष प्रारंभ हुआ, होकर बधिक तक चलता है। बधिक मतलब वो जो क्या कहते हैं, कसाई इनको लेकर जाता है वहां तक। उस कसाई से भी तो भागने की ये लोग कोशिश करते हैं, उससे भी छुड़ा कर भाग लेते हैं। प्रत्येक कोण पर इन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, परंतु ये हार नहीं मानते। सभी बाधाओं को पार करते हुए स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं। ये दोनों बैल सच्चे भारतीय, जिनमें एक अहिंसा का समर्थक है। एक अहिंसा का मतलब हीरा जो है वो ज्यादा हिंसा नहीं करना चाहता, वो अहिंसा का समर्थक है। तो दूसरा उग्र स्वभाव का, दोनों मिलकर आजादी के लिए संघर्ष करते हैं। झूरी का घर स्वदेश का प्रतीक है, जिसे पाने की उत्कृष्ट अभिलाषा दोनों में दिखाई देती है। इसीलिए इस कहानी को कहाँ बताया गया, काफी हद तक प्रेमचंद जी ने, जैसा कि मैंने बताया कि जब अंग्रेज थे हमारे यहाँ तो हम अंग्रेजों के खिलाफ डायरेक्ट नहीं लिखा जा सकता था, तभी प्रेमचंद जी ने ये वाली कहानी लिखी इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली कैसे लिखा, इन्होंने यहाँ पर ये कहानी बैलों के ऊपर तो लिखी नहीं, इसके पीछे कहीं ना कहीं वो भारतीयों के संघर्ष को दर्शा रहे थे। अंग्रेज जो हैं वो कहीं ना कहीं कांजी हौस का प्रतीक थे, गया का प्रतीक थे, जो अत्याचार कर रहे थे और भारतीयों को बांध कर रख रहे थे। झूरी के घर पहुंचना हमारी आज़ादी थी, ठीक है, और गया और जो क्या कहते हैं सॉरी हीरा और मोती हमारे वो क्रांतिकारी थे, क्योंकि क्रांतिकारी जो हुए हमारे देश को आज़ाद कराने में वो दो विचारधाराओं के थे, एक अहिंसावादी थे, एक हिंसावादी थे। अहिंसावादी महात्मा गांधी के रूप में थे, जिन्हें यहाँ पर हीरा के रूप में दर्शाया गया, जबकि जो हिंसावादी थे, जिनमें भगत सिंह वगैरह रहे, सुखदेव जी रहे, इन सभी को दर्शाया गया किसमें, मोती के रूप में। और दोनों के ही जो है वो प्रयास से हमारा देश आज़ाद हुआ। ये चीज़ इस पूरी कहानी में प्रेमचंद जी ने लिखी थी। प्रश्न संख्या 14, दढ़ियल में बैलों की नीलामी में बोली क्यों लगाई। अब दढ़ियल ने बैलों की नीलामी में बोली क्यों लगाई, क्योंकि भाई वो एक कसाई था और वो कसाई जो है इन बैलों को ले जाकर इनकी खाल का इस्तेमाल करना चाहता था, तो इसीलिए उसने ये बोलियां लगाई थी। दढ़ियल एक बधिक अर्थात जल्लाद था। जल्लाद मतलब कसाई जिसे कहते हैं हम लोग, जो बैलों को नीलामी से ले जाकर उन्हें मारकर उनका मांस, खाल, हड्डियां बेचता था। इसीलिए उसने बैलों की नीलामी में बोली लगाई। अब उसका काम ही ये था कि भाई ऐसे जानवरों को लेना जिनको हम मार सकें। प्रश्न संख्या 15 है, हीरा और मोती गया के यहाँ जाकर विद्रोही क्यों हो गए। अब देखिए, अभी तक वो बहुत लाड प्यार से बहुत ही अच्छे से पले थे झूरी के यहाँ, लेकिन गया के यहाँ वो विद्रोही इसलिए हुए क्योंकि उनके साथ भेदभाव की नीति अपनाई जा रही थी, उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा था, दुरंगी नीति अपनाई जा रही थी, इसलिए कहीं ना कहीं वो गया को अपना मान ही नहीं पा रहे थे। इसलिए वो धीरे धीरे वहां पर विद्रोही हो गए थे। हीरा और मोती को झूरी ने बड़े लाड प्यार से पाला था, अतः झूरी को छोड़ना नहीं चाहते थे और गया के यहाँ जाने के बाद उन्हें उनकी दुरंगी नीति का सामना करना पड़ा था। जैसा कि मैंने बताया कि भाई वो झूरी के यहाँ बहुत लाड प्यार से पड़े थे, लेकिन जब गया के यहाँ गए तो उन्होंने देखा कि अरे गया अपने जानवरों के साथ अलग बिहेव कर रहा है, हमारे साथ अलग कर रहा है। वो अत्याचार लेवल भी देख रहा था कि वो अपने जानवरों को काम के लिए नहीं कर रहा है, उन्हें मार नहीं रहा है, और हमारे ऊपर इतनी ज़्यादा वो हाथापाई करता है, मारता है, पीटता है, सब कुछ करता है। तो ये सारी चीज़ें उसे अच्छी नहीं लग रही थी, का सामना करना पड़ा। उन्हें रुचिकर भोजन नहीं दिया गया और काम ज़्यादा लिया गया। इस परिस्थिति में वे विद्रोही हो गए थे। ठीक है, उन्हें ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। प्रश्न संख्या 16 है,
छोटी बच्ची के मन में बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ा, क्या कारण था? देखिए, वो छोटी बच्ची भी कहीं ना कहीं प्रताड़ित थी अपनी सौतेली माँ के द्वारा। उसको भी बहुत टॉर्चर किया जाता था, मारा पीटा जाता था, खाना अच्छा नहीं दिया जाता था। और बैलों की भी कहीं ना कहीं यही परिस्थिति थी। ठीक है, बैलों को भी खाना अच्छा नहीं दिया जा रहा था, उनसे काम भी बहुत कराया जाता था, उन्हें मारा पीटा भी जाता था। इसलिए वो लड़की और बैलों, इन दोनों की परिस्थिति लगभग एक सी थी। इसीलिए इन दोनों को, यानी कि हीरा और मोती को, वो उस लड़की से और उस लड़की को इन बैलों से सहानुभूति थी, क्योंकि उन दोनों के दर्द में कहीं ना कहीं एकता थी। ठीक है, एक समरूपता जिसे हम बोलते हैं। छोटी बच्ची की माँ नहीं थी और सौतेली माँ उसे अत्यधिक सताती थी। ठीक उसी तरह से गया बच्ची के फूफा झूरी के बैलों पर अत्याचार कर रहा था। गया क्या है? बच्ची के फूफा के पर ऊपर अत्याचार करता। बच्ची उत्पीड़न का दर्द, प्रेम का महत्व, अपनों से बिछड़ने का गम तथा उपेक्षा के दर्द को भली भांति समझती थी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी चीजें उसके साथ भी घटित हो रही थी, तो वो इन सारे दर्दों से अच्छी तरह वाकिफ थी। उसने हीरा मोती के दुख एवं कष्ट को भी भली भांति समझा, क्योंकि ये सारी चीजें उसके साथ हो रही थी, तो इसीलिए वो हीरा और मोती के कष्ट को भी समझ पा रही थी। उनका निश्चल मन, ठीक है, उसका निश्चल मन गया द्वारा हीरा मोती पर किए जा रहे अत्याचार से द्रवित हो उठा और उनके प्रति उसके दिल में अगाध प्रेम उमड़ पड़ा। तो वो ये सारी चीजें देख रही थी कि अरे अमुक जानवर के ऊपर इतना ज्यादा अत्याचार, तो ये कहीं ना कहीं उसे अच्छा नहीं लग रहा था। इसीलिए वो हीरा और मोती के ऊपर अपना प्रेम लुटाती है। चलिए, अब हम आ गए प्रश्न संख्या 17 पे। मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं अच्छे खासे क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, हर तरीके की। लगभग हम एक तरीके से फिर से वो चैप्टर रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किस स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थात मूर्ख का प्रयोग ना कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज प्रेमचंद ने बताई यहाँ पर कि भाई गधे की जो विशेषताएं हैं उस आधार पर हम उसे मूर्ख कहते हैं, लेकिन प्रेमचंद जी ने उसे मूर्ख नहीं बताया, उसे क्या कुछ नए अर्थ की तरह ले गए, उसे ऋषि मुनियों की कैटेगरी में लाकर उन जैसा बना दिया प्रेमचंद जी ने। अब उनकी उन विशेषताओं को बताना है और किससे कंपेयर किया है ये बताना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे। प्रेमचंद ने अपनी कहानी दो बैलों की कथा में गधे के लिए सदियों से प्रचलित रूढ़ अर्थ यानी कि मूर्ख, सदियों से प्रचलित है ये चीज कि भाई गधा बेवकूफ है, किसी को बुद्धिहीन बेवकूफ या मूर्ख कहना हो तो हम सीधे बोलते हैं तुम एक नंबर के गधे हो। तो ये एक प्रचलित तौर पर इस्तेमाल होने लगा है, मगर प्रेमचंद ने इसके बियॉन्ड देखने की कोशिश करी। क्या कहते हैं? विपरीत उसकी स्वाभाविक विशेषताओं जैसे सीधेपन, निरापद सहिष्णुता, सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में एक समान भाव के आधार पर उसकी तुलना संसार के अत्यधिक बुद्धिमान माने जाने वाले ऋषि मुनियों से कर अत्यधिक बुद्धिमान होने की ओर संकेत किया है। अब देखिए, हमारे यहाँ ऋषि मुनि जो हैं वो वेद पुराणों के ज्ञाता होते हैं, उनके पास ज्ञान का भंडार होता है। वो कहते हैं ना कि वो इतना ज़्यादा ज्ञानी होते हैं कि उस ज्ञान के चलते वो जान चुके हैं कि क्रोध, ऊंच नीच, जात पात, भेद भाव, इसका हमारे जीवन में कोई भी स्थान नहीं। इसीलिए वो इन सारी चीज़ों को मानते ही नहीं हैं। संसार में होने वाले हर तरीके के सांसारिक सुख, मोह, माया, वो सारी चीज़ें व्यर्थ हैं, क्योंकि वो कुछ समय तक हमारे साथ रह सकती हैं मगर आगे वो हमारे साथ नहीं जा सकती हैं। तो उनको इन्होंने कहीं ना किसी हद तक बिल्कुल भी बेकार बताया है। तो ये सारी चीज़ें जो उसकी विशेषताएं हैं उन्हें ऋषि मुनियों के साथ कंपेयर किया, जो आज तक कोई नहीं सोच सकता था। प्रेमचंद जी ने वो काम करके दिखाया है। तो समझ में आ गया कि उन जो परंपरागत तौर पे हम गधे के लिए इस्तेमाल करते हैं शब्द मूर्ख, उससे हट के उसे ऋषि मुनियों की कैटेगरी में लाने की बात करी है। अब है प्रश्न संख्या 18। यहाँ क्या कहा गया है? किन घटनाओं से पता चलता है हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? अब कैसे आप बोल सकते हो?
देखिए, एक तो क्या था, दोनों अपना प्यार एक दूसरे को दर्शाने के लिए चाटते थे, ये चीज़ें थी। कभी कभी मित्रों की तरह थोड़ा धौल धप्पा यानी कि सींग लड़ाना भी हो सकता था, एक दूसरे को धक्का मारना हो जाता था। जब वो एक साथ हल में जोता जाए या बैलगाड़ी में जोता जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा भार लेने की कोई एक कोशिश करता था कि दोस्त के ऊपर ज़्यादा भार ना पड़े। तो ये कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें बताती हैं कि एक दूसरे से वो काफ़ी प्रेम करते थे। सबसे अच्छा तरीका तो हमने वहाँ देखा कि जहाँ पर कांजी हौस में मोती खुला हुआ था, तो दीवार ढहने के बाद वो वहाँ से भाग सकता था, मगर और हीरा बंधा हुआ था, वो नहीं जा सकता था। तो मगर मोती हीरा को छोड़कर नहीं जाता है। तो ऐसे कई जगह ऐसी चीज़ें हम देखने को देखेंगे कि जहाँ पर ये पता चलता है कि इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा दोस्ती, मित्रता, प्रेम भाव ये आपसी तौर पर था। दो बैलों की कथा का कथा विन्यास प्रेमचंद ने इस तरह किया है, यानी कि इस कथा को इस तरीके से लिखा है कि दोनों बैलों की गहरी दोस्ती पग पग पर उजागर होती है, कि दोनों आपस में बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं, ये हर जगह पता चल रही है। चाहे वह हल में जोते जाने पर दोनों द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा भार अपने कंधे पर रखने की कोशिश हो। जब उन्हें हल जोता जाता तो हर एक कोशिश करता कि ज़्यादा भार मेरे कंधे पर आए, है ना। तो अब मेरे कंधे पे आएगा तो मतलब दूसरे के पास नहीं जाएगा, तो दूसरे के पास अगर नहीं जाएगा तो उससे हमारी अच्छी मित्रता है। हम ये सारी चीज़ें बताना चाहते हैं। कंधे पर रखने की कोशिश हो या गया द्वारा हीरा की पिटाई पर मोती द्वारा हल लेकर भागना हो। अच्छा, ये भी एक बहुत अच्छा इंसिडेंट था, जहाँ पर भाई ये दोनों हल जोतने के लिए मना कर देते हैं गया के यहाँ। तो क्या होता है कि जो है हीरा नहीं जनता, तो हीरा की पिटाई होती है और मोती क्या हल लेकर भाग जाता है, सारे हल तोड़ फोड़ देता है। वो हुआ। साड़ के साथ संगठित युद्ध हो या खेत में मटर खाते मोती के पकड़े जाने पर हीरा का भी वहां आ जाना हो। ठीक है, अब साड़ के साथ लड़ना भी हो तो दोनों ने संगठित होकर लड़ा। फिर उसके बाद क्या है, जब ये दोनों साड़ से लड़ने के बाद दोबारा मटर के खेत में जाते हैं तो वहां मोती पकड़ लिया जाता है। तो चाहता तो हीरा भाग जाता, लेकिन हीरा भागता नहीं है। मोती पकड़ा गया तो हीरा भी वहीं आ जाता है, वो भी पकड़ लिया जाता है। फिर क्या है, अथवा कांजी हौस की दीवार गिराने के प्रयास में हीरा को मजबूत बंधन में बंधे छोड़ मोती को जाने की स्वतंत्रता के बावजूद वहां से नहीं जाना। उसके बाद अगला इंसिडेंट क्या होता है कि पहले दिन जो है कांजी हौस की दीवार गिराने की कोशिश करता है हीरा, और वो पकड़ा जाता है तो उसे मोटी रस्सी में बांध दिया जाता है। लेकिन उसके इस प्रयास को पूरा करता है मोती। मोती दीवार गिरा देता है और सारे जानवरों को भगा देता है। चाहता तो खुद भी आजाद था, भाग सकता था, नहीं भागा। क्यों? क्योंकि उसका मित्र हीरा वहां बंधा हुआ था, वो नहीं भागता है। तो ये कहीं ना कहीं सारी चीजें क्या बता रही हैं कि ये सभी घटनाएं उनकी गहरी मित्रता की कहानी को बताती हैं, कि ये एक दूसरे के साथ में ही रहना चाहते थे, उनके अलग होकर नहीं जाते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है। तो देखिए क्या है, किसान जीवन वाले समाज में यानी कि किसानों में, ठीक है, जहां पर देखिए झूरी भी किसान था, गया भी किसान था, दोनों किसान थे। ठीक है, पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह, अब यहाँ पर पशु और जानवरों, पशु और मनुष्य के बीच जो आपसी संबंध किसान के रूप में दिखाया गया है वो झूरी के साथ में है। झूरी के साथ जहां हीरा मोती बहुत प्रेम करते हैं, वहीं झूरी भी इन दोनों के साथ बहुत प्रेम करता है। पहले दिन अगर वहां से भाग कर आए गया के यहाँ से, तब भी झूरी उन्हें देखकर बहुत खुश होता है। फिर जब वो दड़ियल के पास से छुड़ाकर भागते हैं और वापस आकर खड़े होते हैं, तो भी झूरी जो है वो खुशी से पागल हो जाता है। तो कंडीशन यहाँ पे, और दूसरा, झूरी दोनों बैलों को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह प्रेम करता था, उसी तरह खिलाता पिलाता पोसता पालता सब कुछ था। तो वो भाव उसके अंदर बच्चों के लिए, बच्चों की तरह था उन जानवरों के लिए। आदिकाल से पशु और मानव का अन्योन्याश्रित संबंध रहा है। अन्योन्याश्रित यानी कि एक दूसरे के पे डिपेंडेबल रहे हैं। मनुष्य अपनी विभिन्न आवश्यकताओं के लिए जिस तरह पशुओं पर निर्भर है, ठीक उसी तरह पशु भी अपनी आवश्यकताओं के लिए मनुष्य का मुंह देखते हैं। सिंपल, ठीक है। हमें अगर आवश्यकता है पशु की, तो पशु भी हमारे ऊपर डिपेंड है। प्रस्तुत कहानी में दो बैलों की कथा प्रेमचंद ने इन्हीं संबंधों की गहराई को सूक्ष्मता से उतारा है। इन दोनों के संबंध को बहुत ही बारीकी के साथ उभारने की कोशिश करी है।
कहानी में एक तरफ झूरी का अपने बैलों के प्रति प्यार तथा समर्पण की भावना को उतारा गया है, तो दूसरी तरफ हीरा मोती को अपने मालिक के प्रति प्रेम और समर्पण को चित्रित किया गया। तो मैंने कहा, क्या बताया, दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, चाहे झूरी का प्रेम हीरा मोती के लिए हो, चाहे हीरा मोती का प्रेम झूरी के लिए हो, दोनों एक दूसरे के उससे प्रेम भी करते हैं और समर्पित भी हैं। जो पशु मनुष्य के आपसी संबंधों को व्यक्त करता है। तो किसान होते हुए पशु के साथ नहीं, यहाँ पर मनुष्य भी पशु के साथ कैसा बॉन्ड रखता है, ये बहुत अच्छी तरीके से समझाया और बताया गया है। प्रश्न संख्या 20 है। अब यहाँ पर क्या दिया है, आश्रय स्पष्ट कीजिए। अब कुछ वक्तव्य हैं जिनको हमें पढ़ना है और उनके जरिए क्या कहा जा रहा है ये बताना है। देखिए क्या है, पहला है, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाले मनुष्य वंचित थे। हम किसकी बात कर रहे हैं, हीरा और मोती की। इन दोनों के बीच कुछ ऐसा था जिससे मनुष्य भी वंचित था। देखिए क्या है, प्रेमचंद द्वारा रचित दो बैलों की कथा में उद्धत पंक्तियों के माध्यम से हीरा और मोती की मित्रता की गहराई को चित्रित किया गया कि दोनों आपस में कितने हद तक जो है वो बंधे हुए हैं। हीरा और मोती एक दूसरे से इतने जुड़े हुए थे कि एक दूसरे के मनोभावों को पढ़ना उनके लिए अत्यंत सरल था। कहते हैं ना, हम किसी से बहुत हद तक जुड़े होते हैं तो उसके चेहरे, उसकी आंखों को देखकर हम उसके मन की बात समझ लेते हैं। यही बाउंडिंग थी आपकी हीरा और मोती की आपस में। ठीक है, लेखक कहता है कि इन दोनों में अवश्य ऐसी कोई शक्ति है जो प्राणी श्रेष्ठ मानव के पास नहीं है। अब प्राणियों में मानव अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है कि भाई उससे जो है, अब क्यों मानता है, रीजन है कि भाई उसके अंदर वो बुद्धि, वो सारी चीजें भगवान ने सर्वोपरि दी है जो बाकी जानवरों के अंदर नहीं है। ठीक है, अब मानव के अंदर बुद्धि है तो वो श्रेष्ठता मानव के अंदर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर वो श्रेष्ठता उन जानवरों हीरा और मोती के अंदर दिखाई गई है। दूसरा वक्तव्य है, उस एक रोटी ने उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक के मन में कौन सी भावना प्रतिपादित होती है। अब देखिए यहाँ पर क्या था, वो जो भैरव की बेटी थी वो प्रेमवश एक एक रोटी लेकर आती है, एक रोटी हीरा को देती है, एक रोटी मोती को देती है। अब इतने बड़े शरीर में इन एक एक रोटी से तो उन दोनों का कोई भला होना नहीं, लेकिन तब भी वो दोनों रोटी बड़े ही प्रेम से खा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उस रोटी के साथ प्रेम था। लेकिन जबकि वहां पर गया उन्हें जो भोजन दे रहा था वो खाने को तैयार नहीं होते, रीजन क्योंकि वो प्रेम से नहीं परोसा गया था। सिंपल ना। तो यहाँ पर भोजन के साथ प्रेम भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक ने प्रेम भावना को प्रतिपादित किया है। गया के घर हीरा मोती को अधिक परिश्रम के पश्चात खाने को रूखा सूखा मिलता था। पूरा दिन मेहनत करते लेकिन खाने को क्या मिलता, एकदम रूखा सूखा। बैलों पर हो रही इस अत्याचार को देख उसी के घर की छोटी सी लड़की का हृदय द्रवित हो गया। ठीक है, छोटी सी लड़की थी, वो बहुत ज्यादा बेचैन हो जाती, बेचारे इन लोगों के साथ ऐसा हो रहा। अतः वह नित्य बैलों को सबसे छिपाकर 2 रोटी खिलाती थी। यद्यपि इससे हीरा मोती की भूख तो शांत नहीं होती, भाई कहाँ एक एक रोटी से दोनों की भूख शांत होनी, वो तो नहीं होती। अभी तो लड़की के प्रेम और त्याग की भावना से उनमें एक उत्साह और शक्ति का संचार होता जिससे वे स्वयं को स्वस्थ रखते। तो चूंकि वो रोटी प्रेम से खिलाई जा रही थी तो उस रोटी के जरिए ही वो अपने अंदर काफी हद तक शक्ति को महसूस कर पाते थे। ठीक है, प्रश्न संख्या 20 है, हीरा मोती स्वभाव से विद्रोही तो हैं, पर उनके मन में दया भाव भी है। इसका प्रमाण हमें कब और कहां मिलता है? 2 बैलों की कथा पाठ के आधार पर बताइए। अब इसमें पहला इंसिडेंट जो मुझे याद आ रहा है, पता नहीं इसमें क्या लिखा है मेरे को नहीं पता, लेकिन जो मुझे याद आ रहा है मैं वो बताती हूँ कि जब उन्होंने देखा कि उस छोटी बच्ची को क्या कहते हैं, उसकी सौतेली माँ बहुत सताती है, तब वहां पर मोती जो है उसकी माँ को सींग मारने की, उठाकर पटक देने की बात करता है। ठीक है, लेकिन हीरा इस चीज के लिए मना करता है। एक इंसिडेंट तो वो है, और भी 1-2 हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। चलिए, यहाँ तो कांजी हॉर्स वाली बात बताई गई है कि उनके अंदर दया थी, यानी कि जब वो वहां जानवरों की दशा देखते हैं तो दया खाकर वहां की दीवार गिरा देते हैं। ठीक है, देखिए क्या है,
हीरा और मोती स्वभाव से विद्रोही थे। इसी विद्रोह के कारण वे दूसरी बार भी गया के घर से भागते हैं। ठीक है, तो वो विद्रोही थे स्वभाव में, और इसीलिए वो, चूंकि वो गया के यहाँ रहना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनके यहाँ उनको खाने को अच्छा नहीं मिल रहा है, जो उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, जो उनसे इतना परिश्रम कराया जा रहा है, मारपीट करी जा रही, ये सारी चीजें उनको विद्रोह करने पर मजबूर करती हैं। तो पहली बार भागकर वो झूरी के यहाँ गए थे, और दूसरी बार तो वो भाग ही जाते हैं, और खेत के रखवालों द्वारा पकड़कर कांजी हाउस में बंद कर दिए जाते हैं। ठीक है, कांजी हाउस वाले उनको पकड़कर ले जाते हैं। कांजी हाउस में हीरा मोती ने देखा कि यहाँ भैंसे, घोड़ियां, गधे, बकरियां आदि पहले से बंद हैं। मतलब वहां पर जानवर जो बंद हैं बहुत सारे, उनकी तो दुर्दशा हो रखी है, मतलब मरे गिरे से एकदम खाने को दिया नहीं जाता है। वही चीज, वे चारा न मिलने के कारण मुर्दों जैसे जमीन पर पड़े, हालत बिल्कुल बुरी। इन्हें देखकर हीरा मोती दयार्द्र हो जाते हैं, यानी उनके मन में दया भाव भर जाता है। दयार्ध मतलब क्या होता है? दया से आर्ध, आर्ध मतलब होता है द्रवित हो जाना। पहले हीरा ने बाड़े की दीवार गिराना शुरू किया, परंतु चौकीदार ने देख लिया। सबसे पहले हीरा ने गिराया, लेकिन चौकीदार ने उन्हें देख लिया और उसे बंधन में डाल दिया। उसे रस्सी से बांध देते। सारे जानवर वहां पे खुले थे, वो इसलिए आपस में लड़ते नहीं थे क्योंकि उन लोगों के लड़ने की ताकत ही नहीं थी उनके अंदर, लड़ते क्या। अब हीरा मोती को लाया गया तो वो तो खाए पिए तंदुरुस्त थे, तुरंत ही मटर के खेत से मटर खा के आए थे, अच्छे थे, तो इसलिए जो है वो हीरा उस दीवार को गिराने की कोशिश करता है। चौकीदार देख लेता है तो उसे रस्सी में बांध देता है, मगर मोती अभी आजाद है और उसे बंधन में डाल दिया जाता है। अब मोती ने उग्र रुख अपनाया और 2 घंटे के परिश्रम के बाद बाड़े की आधी दीवार गिरा दी। कांजी हाउस के बाड़े की आधी दीवार गिरा दी। अब उसने सींग मार मार के जानवरों को वहां से भगा दिया। अब जानवर खुद ही आधमरे हो चुके थे, दीवार तो गिर गई, देख रहे हैं, मगर शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि भागे। तो मोती सबको वहां से सींग उठा उठा के मार मार के भगा देता है और उनकी जान बचाई। इस प्रकार हीरा मोती एक ओर जहां विद्रोही हैं, वहीं दूसरी ओर उनके मन में दया भाव भी है। विद्रोह है क्योंकि वो जहां अब उनके साथ गलत हो रहा है तो उसको लेकर तो विद्रोह कर रहे हैं, लेकिन दूसरे के साथ गलत हो रहा है तो वहां पर दया भाव भी वो दिखा रहे हैं। ये चीज पता चली। प्रश्न संख्या 21 है, संगठन में शक्ति है, हीरा मोती ने इसका नमूना किस तरह प्रस्तुत किया? वो जो सांड से वो लोग लड़े थे, याद है ना, जब सांड से लड़े थे तो ये बात हुई थी ना। तो देखिए क्या है, यह सर्वविदित है कि संगठन में शक्ति होती है, यानी कि अगर हम आपस में बनकर काम करें तो वो हर काम हो सकता है। इसका एक नमूना हीरा मोती ने अपने से बलशाली सांड को पराजित करके प्रस्तुत किया। गया के घर से भागे हीरा मोती के सामने रास्ते में विशालकाय मदमस्त सांड आ गया। अभी लोग गया के यहाँ से भागे, वहां भूख लगी थी, भागते भागते जहां रुके वहां मटर का खेत था, घुस गए, मटर खाई। मटर के खेत से जैसे निकले सामने एक बलशाली सा सांड मदमस्त, इनसे साइज में 2 गुना, ताकतवर, घमंड से चूर, लड़ने को तैयार। फिर हीरा मोती ने सोच विचार के बाद अपने से बलशाली शत्रु का मुकाबला करने की योजना बताई। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि भाई इनसे अगर ये हम पर हमला करता है तो हम अकेले तो इससे लड़ नहीं सकते। अब वो क्या कहता है कि अगर मान लो ये हीरा के ऊपर हमला करता है तो उसके साथ मोती पीछे से वार करेगा, और अगर ये पलट के मोती पे वार करेगा तो इधर से हीरा उस पे वार करेगा। इस तरीके से दोनों संगठित होकर लड़ने के लिए प्लानिंग बनाते हैं। मल्ल युद्ध में माहिर सांड को संगठित शत्रुओं से, मल्ल युद्ध मतलब अब जो है फिजिकली जो लड़ाई होती है उसको कहते हैं, लड़ने से शत्रुओं का अनुभव ना था, यानी कि वो अकेला तो लड़ सकता था लेकिन अब एक साथ कई आ जाएं तो इस चीज का अनुभव उस सांड को नहीं था। हीरा मोती ने संगठित होकर सांड से युद्ध किया। एक से आगे से वार किया तो दूसरे ने पीछे से। सांड जब हीरा को मारने दौड़ता तो मोती उस पर सींग से वार कर देता। वह जब मोती पर वार करता तो हीरा उसके बगल में सींग घुसा देता। इससे सांड जख्मी होकर बेदम हो गया और गिर गया। तो इन लोगों ने क्या किया था, एक साथ संगठित होकर लड़ाई करी और इस तरीके से अपने से बलशाली जो शत्रु था उसको मार के गिरा दिया। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, मोती ने बैलगाड़ी को खाई में गिरा देना चाहा पर हीरा ने संभाल लिया। इस कथन के आलोक में हीरा की स्वाभाविक विशेषताएं लिखिए। अब देखिए क्या है कि जब पहले दिन हीरा मोती भागकर वापस झूरी के यहाँ आ जाते हैं तो दूसरे दिन गया उन्हें फिर से लेने पहुंच जाता है और अब वो उन्हें बैलगाड़ी में बांध कर ले जाता है।
अब फिर ये दोनों विद्रोही नहीं जाना चाहते, हीरा भी नहीं जाना चाहता, मोती भी नहीं जाना। चूंकि मोती थोड़ा उग्र था तो वो क्या करता, जो बैलगाड़ी थी उसको बार बार रोड से नीचे खाई की तरफ गिराने की कोशिश करता, मगर हीरा उन्हें संभाल लेता था, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो है एक कहते हैं ना निर्दोष की प्राण हत्या का डर था। तो ये कई जगह, मतलब हम पूरे चैप्टर में देखेंगे हीरा को बहुत समझदार दिखाया गया है। तो आपको बेसिकली करना क्या है, हीरा की विशेषताओं को बताना है। हीरा मोती गया के साथ नहीं जाना चाहते थे, इसीलिए गया उन दोनों को बैलगाड़ी में जोत कर ले जा रहा था। भाई पहले दिन जब लेके गया था तो ही परेशान हो गया था रस्सी में बांध के, अब की उसने कहा कि भैया हम बैलगाड़ी में बांध के लेके जाएंगे। ये करता है। अपना विद्रोह जताने के लिए मोती बैलगाड़ी को खाई में गिरा देना चाहता था, पर हीरा ने रोक लिया। मतलब उसको सड़क जा रही है, सड़क से नीचे ऐसे गिराने की कोशिश करता है कि हम नीचे गिरे जाते हैं, लेकिन हीरा उन्हें रोक देता है। इससे उसकी इन विशेषताओं का पता चलता है। पहली विशेषता क्या है, धैर्यवान। हीरा मोती की तुलना में अधिक धैर्यवान है। वह किसी समस्या को धैर्य पूर्वक सामना करता है, मतलब पेशेंस के साथ समस्या को देखता है, समझता है, ये नहीं तुरंत ही उसके ऊपर हमला बोल दे, ये चीज नहीं थी। दूसरा क्या है, सहनशील। ठीक है, उसके अंदर चीजों को पेशेंस, जिस क्या कहते हैं आप, चीजों को बर्दाश्त करना जिसे हम कहते हैं। गया ने जब हीरा की नाक पर डंडे बरसाए तो हीरा सहन कर गया। अब गया, चूंकि ये लोग हल में जोतने को तैयार नहीं थे, तो गया जब नाक पे डंडे बरसाता है तो हीरा चुपचाप बर्दाश्त करता है। इसी घटना के लिए मोती ने जब गया को मार गिराना चाहा तो हीरा ने कहा कि यह हमारी जाति का धर्म नहीं है। अब चूंकि वो मार रहा था तो उसने कहा कि अब मोती कहता है कि भाई तुम मार खा रहे हो, मैं तुमको उसको पलट देता हूँ, मार देता हूँ। लेकिन हीरा उसको रोक लेता है कि नहीं, ठीक है, जो कर रहा है वो सही है, लेकिन हमें इस तरीके से जो है वो उनके साथ बिहेव नहीं करना है। नेक्स्ट आते हैं, अहिंसक विद्रोही। ठीक है, हिंसा नहीं करता, मारपीट नहीं करता। मोती जहां हिंसक था वहां पर हीरा अहिंसक था, विद्रोही था, विद्रोह कर रहा था लेकिन अहिंसक तरीके से। कांजी हौस में मार खाकर भी हीरा शांत नहीं होता। यद्यपि उसे मोटी रस्सियों से बांध दिया जाता है, फिर भी वह कहता है जोर तो मारता ही जाऊंगा चाहे कितने भी बंधन पड़ते जाएं। कहने का मतलब है, पहले दिन हीरा ने जब उस कांजी हौस की दीवार को गिराने की कोशिश करी, चौकीदार ने उसे देखा और बंधन में बांध दिया, लेकिन वो तब भी बंधन में बंधे हुए बहुत कोशिश करता है उस दीवार तक पहुंच के उसको गिराने के लिए। मतलब चाहता तो वो चौकीदार को उस समय मारकर वहां से हटा सकता था, लेकिन उसने हिंसा नहीं दिखाई। वो चुपचाप उस बंधन में बंध गया और उसने जो है वहां पर अहिंसा दिखाई और बंधने के बाद भी वो विद्रोह करता रहा, कि वो दीवार को गिराने की कोशिश करता रहा। फिर आते हैं सच्चा मित्र। वो मोती का सच्चा मित्र था। वो मोती को हर वक्त पे गलत कार्य करने, गलत सोच करने से, गलत निर्णय लेने से रोकता था। हीरा मोती के साथ सच्ची मित्रता निभाता है। वह रखवालों के हाथ पड़े मोती को अकेला नहीं छोड़ता है। बहुत सारे इंसिडेंट है जहां पर वो उसको बिल्कुल भी अकेला छोड़कर जाने को तैयार नहीं होता है। फिर हीरा मोती 2 बार झूरी के घर से वापस आए। दोनों बार झूरी की पत्नी की प्रक्रिया अलग अलग क्यों थी? अब देखिए क्या था, जब पहले दिन, अगर हम पहले दिन की बात करें, जब आए थे तो उन्हें ये लगता है कि भाई 2 दिन का काम था, करके चले आते हैं। तो भाई उसके मायके गया था, उसके भाई उसको लेकर गया था। गया जो है वो झूरी की पत्नी का भाई था। तो उस समय वो जो है बहुत गुस्सा होती है, उनको खाना ना देने की हिदायत नौकर को दे देती है, इस तरीके से। तो उस दिन तो आने में बहुत गुस्सा होती है, लेकिन लास्ट डे जब वो उस जल्लाद यानी कि कसाई से बचकर भाग के आते हैं तो उस दिन वो बहुत खुश होती है। क्यों? क्योंकि वो गया के यहाँ से उसे लग रहा था कि अरे वो तो लग रहा है कि कहीं खो गए, हमारे प्यारे थे। तो जब वो उनसे दूर हुआ तो उस समय उनको वो बहुत प्यार समझ में आया। ठीक है, अब इसे लिखेंगे कैसे, देखिए। झूरी ने अपने बैलों हीरा और मोती को गया के घर काम के लिए भेजा। हीरा मोती झूरी से बहुत लगाव रखते थे। वे झूरी को छोड़कर गया के घर नहीं जाना चाहते थे। गया के साथ वो जैसे तैसे चले गए, पर बेगानापन महसूस होने के कारण वह रात में ही रस्सी पगहे तुड़ाकर चले आए।
अब उन्हें ये लग रहा था कि नहीं, हमारा अपना घर झूरी का घर है। उन्हें ये कहीं ना कहीं लग रहा था कि भाई हमारे मालिक ने बेच दिया है, वो भी चीज़ महसूस हो रही थी, तो वो बस भागकर वापस आ जाते हैं। यह देख झूरी की पत्नी ने उन्हें नमक हराम कहा। भाई मालिक ने कहीं कहा है जाने के लिए तो तुम जाओ उनके घर के काम करके। उन्हें ये नहीं पता था कि हम सिर्फ 2 दिन काम करने के लिए भेजे गए, फिर हम वापस यहाँ आ जाएंगे। इस चीज़ का एहसास उनको नहीं था। उन्हें लग रहा था कि हमेशा के लिए दे दिया, इसलिए वो वहां से भागे थे। तो ये प्रक्रिया उसकी पत्नी की थी कि अरे भाई तुम्हारे मालिक ने काम करने के लिए भेजा तो तुम कर लेते। ये बात उन दोनों की समझ में नहीं आई, तो यहाँ पर उनकी पत्नी ने उसे नमक हराम कहा और उन्हें खली चूनी चोकर आदि देना बंद करके सूखा भूसा सामने डाल दिया। तो अपना गुस्सा पहले दिन ऐसे दिखाया। फिर क्या होता है, दूसरी बार हीरा मोती कांजी हौस में नीलाम होकर किसी तरह घर पहुंचते हैं तो उनकी दशा देखकर झूरी की पत्नी में उनके प्रति बदलाव आ गया, क्योंकि अब तक वो हष्ट पुष्ट बैल एकदम दुबले पतले सिकड़े मरियल से हो चुके होते हैं। तो उनकी कंडीशन देखकर उनकी पत्नी का भी दिल पसीज जाता है। वह बैलों द्वारा सहे कष्ट का अनुमान लगा लिया कि भाई इन लोगों ने कितनी मुश्किलें सही, उनके माथे चूम लिए। ऐसी प्रक्रिया बैलों के द्वारा अपनी स्वतंत्रता के लिए किए गए संघर्ष के कारण थी। तो ये दोनों ही प्रतिक्रिया जो है उन्होंने बदल कर करी। जहां पर उन्होंने दोस्त की पत्नी ने जब दूसरी बार उनको देखा वापस आते हुए तो उनकी दशा देख ली कि इनको कितनी ज्यादा कष्ट सहन करने पड़े हैं। इस कारण जो है दूसरी बार उसकी प्रतिक्रिया बदल गई थी। प्रश्न संख्या 24 है, 2 बैलों की कथा पाठ में लेखक ने सीधेपन के संबंध में क्या कहा है, इसके लिए उसने क्या क्या उदाहरण दिए। तो सीधेपन के लिए उसने सीधे सीधे गधे का उदाहरण दिया है ना, तो वही चीज आप यहाँ पर लिखोगे। देखिए क्या है, 2 बैलों की कथा पाठ में लेखक प्रेमचंद ने सीधेपन को इस संसार के लिए उचित नहीं बताया है। देखिए इस दुनिया में सीधे लोग भी हैं, टेढ़े लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि सिर्फ आप अच्छा बन के सबका सामना कर सकते हो, इट्स नॉट पॉसिबल। आपको लोगों सामने वाला बंदा जैसा है आपको वैसा ही बनना पड़ता है, तभी आप सरवाइव कर सकते हो। तो वही चीज़ उन्होंने बोला कि अगर आप सीधे हो तो आपके लिए वो जगह नहीं है। इसके लिए उसने गधे और बैलों के सीधेपन का उदाहरण देते हुए दर्शाया है कि अपने सीधेपन के लिए गधा मूर्ख के अर्थ में रूढ़ बन गया है। यानी कि रूढ़ बन गया मतलब सदियों से अगर किसी को हमें बेवकूफ़ कहना है, मूर्ख कहना है, बुद्धिहीन कहना है तो हम गधे का नाम सामने रख देते हैं। वो भी इसलिए चूंकि गधा बहुत सीधा है, किसी भी परिस्थिति में हिंसक नहीं होता। तथा बैल को बछिया का ताऊ कहा गया है। इस पाठ में ही हीरा मोती के सीधेपन के कारण उन पर अत्याचार किया गया, कि मतलब काफी हद तक जो है वो चुपचाप चीजों को सह रहे थे, इसलिए कहा गया अत्याचार। परंतु उनके सींग चलाते या अत्याचार का विरोध करते ही उन पर किया जाने वाला अत्याचार कम हो जाता। मतलब पहले वो सीधे हैं तो उन पर अत्याचार होता है, लेकिन जैसे ही वो उसके लिए रिवोल्ट करते हैं तो उनके ऊपर हो रहा अत्याचार क्या होता है, वो कम कर दिया जाता है। ठीक है ना, ये चीज हमने कई जगह देखी। इसी तरह अपनी सहनशीलता के कारण भारतीय अफ्रीका और अमेरिका में सम्मान नहीं पाते, जबकि जापान ने युद्ध में विजय पाते ही दुनिया भर में सम्मान प्राप्त कर लिया। जापान ने क्या किया था, युद्ध में विजय प्राप्त करी, पूरे विश्व में सम्मान प्राप्त किया ना। तो इस तरीके उन्होंने कहा कि आप अगर सीधे रहते हो तो लोग आपके सीधेपन का फायदा उठाते हैं, और आपका फायदा उठाते उठाते आपके ऊपर धीरे धीरे वो अत्याचार करने लगते हैं, आपको दबाते हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखिए, सीधापन अच्छा है लेकिन सामने वाला उसके लिए आपका फायदा नहीं उठाना चाहिए। ये एक चीज सामने होनी चाहिए। सीधा होना अच्छा है लेकिन बेवकूफ नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ये नहीं कि सामने वाला हर किसी तरीके से आपको इस्तेमाल कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा और मोती अपने मालिक झूरी के साथ किस तरह का भाव रखते थे। पूरी तरीके से आत्मीय भाव, प्रेम भाव, अपने पिता जैसा भाव आप भी रखिए, अपनेपन का भाव रखते थे। ठीक है, इसीलिए उनको छोड़ के जाना भी नहीं चाहते थे। हीरा और मोती अपने मालिक झूरी के साथ अत्यंत गहरा प्रेम और आत्मीय व्यवहार रखते थे। वे अपने मालिक से प्रेम करते हुए भी उसकी हर बात मानते थे। अब चूंकि इतना हम जिससे भी प्रेम करते हैं उसकी हर बात हम मानते हैं, सिंपल सी एक चीज है। वे झूरी से अलग नहीं रहना चाहते थे। उनकी इच्छा थी कि उनका मालिक चाहे जितना काम करा ले पर वह उन्हें अपने से अलग ना करे। अब ये चीज उनकी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि झूरी को उन्होंने बेच दिया,
तुम जितना चाहते उतना काम कर लेते, मगर अपने आप से मुझे अलग मत करो। झूरी ने जब गया के साथ उन्हें भेजा तो वे रस्सी पगाहे तुड़ाकर गया के घर से वापस भाग आए, क्योंकि उन्हें अपना घर क्या लग रहा था, झूरी का घर लग रहा था। वो बिल्कुल भी झूरी से अलग होना नहीं चाहते थे। झूरी ने वाकई उन्हें इतना प्रेम, हमें जहां प्रेम मिलता है हम उसको छोड़ के नहीं जा सकते, सिंपल सी एक चीज है। इस समय उनकी आंखों में विद्रोहमयी स्नेह झलक रहा था, यानी कि विद्रोह था, चूंकि वो वहां से विद्रोह करके आए थे और यहां पहुंचे थे किसके पास, जो है वो गया के पास, सॉरी गया के यहाँ विद्रोह करके आए थे और झूरी के पास पहुंचे थे, तो वो विद्रोह गया के लिए था और स्नेह झूरी के लिए था। हीरा मोती को भागने का अवसर मिलने पर भी वे अंत में भागकर झूरी के पास आ जाते हैं, जो उनके असीम लगाव का प्रमाण है। यानी कि जब वो उस कसाई के हाथ भी होते हैं, जब उनका शरीर पूरी तरीके से मरियल हो चुका है, उसके बावजूद भी वो अपनी पूरी शक्ति एकत्र करके सिर्फ कहां पर आते हैं, वो गया के झूरी के पास ही आते, वो कहीं और भागकर नहीं जाते, क्योंकि ये उनका अपना घर था, वो झूरी से बहुत ज्यादा लगाव रखते थे। ठीक, चलिए, जैसा मैंने कहा था कि खूब सारे क्वेश्चंस हैं, देखिए मैंने बहुत अच्छे से आपको सारे क्वेश्चंस करा दिए। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बेस्ट पॉइंट ये रहता है कि जब हम ये क्वेश्चंस कराते हैं तो एक तरीके से हमारा ये पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है। ठीक है, रिवीजन तो हो गया, वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस, ये सारी चीजें आपने देखी, कैसे कैसे करना है, किस तरह की शब्दावली है, इन पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए, पहला चैप्टर तो खत्म हुआ ये वर्णनात्मक प्रश्न का, यानी कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों के साथ में। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है, तो उसको भी ध्यान से पढ़ेंगे और फटाफट उसके भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलिए, मिलते हैं अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।